कि जो एक है उसको क्या बोलते थे, इंडिविजुअल, उससे बड़ा क्या था, उसका ग्रुप, जिसको हम बोलते थे पॉपुलेशन। तो यहाँ पर वो स्पीसीज मिलेंगे जो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और सलाइन वाटर पे भी, साथ ही की उपलब्धता होती है, उसे निश कहा जाता है। तो निशे इज एन एरिया, है ना। जिम चले जाएंगे, यही होगा और क्या होगा। मेरा ये कहना है कि जिम में पैसा भी मैं ही दूँ, मैं ही दौड़ूँ, कोई और दौड़े ना, और पतला मैं हूँ पैसा भी मैं दिया, मेहनत भी मैं कर रहा हूँ, उसके बाद पतला भी मेरे को ही होना है, कोई और दौड़ दे मेरे बदले तो मैं चले जाऊँ। कि क्या हो रहा है, वो एनिमल साइकिल कैसे बना है जिससे एक एनिमल बार बार क्या हो रहा है, उनकी लाइफ बदलते जा रही है। चलिए, हम लोग कल चालू किए थे, इकोलॉजी पढ़ रहे थे ना। इकोलॉजी बहुत सारा चीज़ विनोद सर पढ़ा दिए हैं क्या? फूड चेन, फूड वेब पढ़ा चुके हैं? क्या क्या टॉपिक पढ़ा दिए कि मैं पढ़ा दूं? फिर से पढ़ा दूं? जैसा बोलो आप लोग का मन, बोलेंगे तो मैं रिवाइज करा देता हूं और डिटेल में ही पढ़ा देता हूं, रिवाइज क्या कराना, ठीक है ना। अब सर क्या पढ़ाए हैं वो तो उनको पता है, मैं लेक्चर नहीं देखा था उनका, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, और अगर समझ आ गया तो फिर बताओ, तो मैं लेता हूं। सर पढ़ा दूं? चलिए, तो फिर इकोलॉजी के कुछ बेसिक छोटे छोटे टर्म्स हैं, शब्द हैं, उसको समझेंगे, और उसके साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। तो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ शब्दावली और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी आपके एस्पेक्ट्स हैं। ओके, आपका कौन सा क्लास है? एसीएफ वाले आप जी? इसे बैच में भी आप? अरे मेरे को लगा कि केवल उसमें हो, पहले वाले में। ओके, चलिए ठीक है। तो एक एक करके हम कुछ बेसिक टर्म्स को सीखेंगे जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ बेसिक शब्दों को समझते हैं। जैसे कि देखो, इकोलॉजी के इसमें छोटे छोटे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने तो आपको बता दिया पर्यावरण वगैरह, कल तो हम लोग बात कर रहे थे, उसको छोड़कर और भी बहुत बेसिक कुछ शब्द हैं, उनको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, एकदम बेसिक वर्ड्स, है ना। जैसे कि एक वर्ड आता है इकोटोन, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इकोटोन का कॉन्सेप्ट, इकोटोन एंड एज इफेक्ट। एज इफेक्ट, इसको हिंदी में भी यही लिख लो, ठीक है। इकोटोन और एज इफेक्ट, एक छोटा सा इकोलॉजी का ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इकोलॉजी में हम लोग कल क्या देख रहे थे कि जो एक है उसको क्या बोलते थे, इंडिविजुअल, उससे बड़ा क्या था, उसका ग्रुप, जिसको हम बोलते थे पॉपुलेशन। उसी तरीके के एक से अधिक लोगों का ग्रुप एक साथ रहता है तो कम्युनिटी, और एक से अधिक कम्युनिटी किसी रीजन में रहता है तो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टू टाइप्स के थे, लैंड और मरीन। लैंड इकोसिस्टम का जो सबसे बड़ा फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, बायोम, और सबसे बड़ा बायोम वर्ल्ड का कौन सा है, टुंड्रा, ये किए थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे बायोम से ऊपर, बोल सकते हैं इकोसिस्टम से ऊपर लेवल क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है, ये पढ़े थे, ठीक है। अब उसी में से हम लोग आते हैं कहीं पर एक कॉन्सेप्ट है जो इकोटोन का, ये खासकर इकोसिस्टम का संबंधित कॉन्सेप्ट है। इकोसिस्टम का जो क्षेत्र है उस पर इस कॉन्सेप्ट को हम ज़्यादा देखते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा रीजन है, ये कोई एक क्षेत्र है, ऐसा एरिया, ठीक है। पहले इसको दो तरीके से समझाऊंगा, पहले समझना। ये पूरा का पूरा एक कोई रीजन है, ठीक है। अब इस रीजन को हम लोग मान लेते हैं कि कोई फॉरेस्ट है, कोई जंगल है, लेट इट बी अ फॉरेस्ट, किसी भी टाइप का है, और इसको इसी रूप में हम इसको किसका मानते हैं, इकोसिस्टम। ये हमारा फॉरेस्ट है या ये हमारा इकोसिस्टम है। तो ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है या एक क्या है, वन है। एक वन एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पता ही होगा। और फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम इन इटसेल्फ। एक जो वन है वो अपने आप में क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र भी है। तो ये फॉरेस्ट है और वो एक इकोसिस्टम है, मान लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका ट्रीज़ हैं, अलॉन्ग विथ ट्रीज ग्रासेस बहुत सारे यहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका फॉरेस्ट नंबर 1, एक इकोसिस्टम 1 है ये। इसी तरीके से इसके जस्ट बगल में एक और इकोसिस्टम है, ये मान लेते हैं, एक दूसरा इकोसिस्टम इसके बगल पे है। यहाँ पर भी ट्रीज हैं, कुछ भी हो सकता है इकोसिस्टम, ठीक है। मैं आपको मरीन और लैंड दोनों का एग्जांपल भी दिखा दूंगा, एक वो भी आपको समझ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा क्या है, इकोसिस्टम नंबर 2, फॉरेस्ट या इकोसिस्टम दूसरा है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये दोनों इकोसिस्टम आपस में एक दूसरे से अगर जुड़े हुए हैं
क्या हुए हैं, पहले से जुड़े हुए, कंजॉइन है। तो इसमें ये देखने को मिलेगा कि इसमें जो स्पीसीज मिल रही, तो आपका जो इकोसिस्टम वन होगा, यहाँ पर कुछ विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु जानवर मिलते होंगे, मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके नेटिव स्पीसीज होंगे, स्थानीय प्रजाति, नेटिव स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो इस क्षेत्र में अपनी क्या होगी, स्थानीय प्रजाति होगी, किसकी, फ्लोरा और पादप और जंतु की, पादप और जंतु दोनों की यहाँ पर क्या होगी, स्थानीय प्रजाति होगी, नेटिव स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना इस रीजन में होंगे। मान लेते हैं कि इस रीजन में आपका क्या मिलता है, फ्रॉग, मेढक क्या मान लेते हैं, ठीक है। इस रीजन में मान लेते हैं क्या मिल रहा है आपको, बटरफ्लाइज, तितलियाँ। इसी रीजन में हम मान लेते हैं कि क्या मिल रहा है आपको, लॉयन। इसी रीजन में क्या मिल रहा है, रैबिट, कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल है बस ये रैबिट। तो ये सारे मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अब वो हमारा क्या है, वो दूसरा सेकंड है। अब यहाँ पर इस रीजन के भी अपने क्या होंगे, खुद के नेटिव स्पीसीज होंगे, किसके, फ्लोरा और फौना के। यहाँ पर भी कई प्रकार के हो गए, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, डियर, हिरन, यहाँ पर क्या है, भालू, बियर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, और बहुत सारे, डॉग, वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता, कुछ भी है। तो इकोसिस्टोन या एज इफेक्ट क्या होता है, अब समझते हैं। इकोटोन और एज दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच का एक संक्रमित क्षेत्र होता है, ठीक है। संक्रमित क्षेत्र मतलब इट इज एन एरिया विच इज बिटवीन द टू इकोसिस्टम, जहां पर क्या होगा, तो ये एक रीजन बनेगा, इस पूरे रीजन को हम क्या बोलेंगे, इकोटोन। अब इस इकोटोन की अपनी एक क्या होगी, स्पेशलिटी होगी, ठीक है। इट इज अ रीजन और द वेज बिटवीन द टू इकोसिस्टम, एक संक्रमण क्षेत्र, एक वेज है। इट इज अ वेज बिटवीन द टू इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम 1 एंड द इकोसिस्टम 2। अब इस जगह की स्पेशलिटी क्या होगी कि इस रीजन पे जब कोई जाएगा तो यहाँ पर इसको क्या दिख रहा होगा, स्पीसीज दिखेंगे, किसके, इकोसिस्टम 1 के। इस क्षेत्र में जो प्रजाति के जंतु दिख रहे हैं या जीव दिख रहे हैं वो तो यहाँ मिलेंगे। इसके साथ साथ इसमें क्या मिलेगा, इकोसिस्टम 2 के स्पीसीज भी मिलेंगे। पर क्योंकि ये रीजन क्या है, एक अलग तरीके का रीजन बन गया है, इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, यहाँ पर जो क्लाइमेट होगा, जलवायु होगा, उससे विभिन्न यहाँ का जलवायु होगा। इसका जो क्लाइमेट होगा उससे भी इसका क्लाइमेट क्या होगा, अलग होगा, और दोनों से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पर इसकी खुद की अपनी यूनिक स्पीसीज बनेगी। इसकी अपनी खुद की क्या होगी, यूनिक स्पीसीज, मतलब वहाँ पर भी कुछ ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ वहीं मिलते हैं, यूनिक स्पीसीज, ठीक है। तो एक ऐसा रीजन जो दो इकोसिस्टम के बीच में या दो आपके अलग अलग फॉरेस्ट या किसी भी चीज़ के बीच में क्या करते हैं, एक संक्रमण क्षेत्र बनता है, एक वेज बनता है। एंड दिस वेज हैज़ द स्पीसीज ऑफ बोथ द इकोसिस्टम, दोनों इकोसिस्टम के स्पीसीज होंगे। अलॉन्ग विद दिस इट हैज़ इट्स ओन यूनिक स्पीसीज, वहाँ पर उसके खुद के यूनिक स्पीसीज भी मिलेंगे। तो ऐसा जो रीजन होता है इसको क्या बोलते हैं, इकोटोन। और उसके बाद इसी इकोटोन में हमें क्या देखने को मिलता है, एज इफेक्ट। एज इफेक्ट मतलब जो किनारा, किनारे क्या बोलते हैं, एज। तो जो किनारा है, इस दोनों का ये जो किनारा है, इस किनारे पे अगर आप जाओगे, जैसे जैसे इस इकोसिस्टम से इधर की ओर जाने लगोगे और उधर से इधर आओगे, तो उसके जो एकदम बीच का एरिया होगा, ये जो किनारा होगा, ये वाला, दिस रीजन, ठीक है। उसको कुछ दूसरे कलर से वो कर देते हैं। तो ये जो बीच का रीजन होगा, ये ग्रीन शेडेड पोर्शन, ये, ठीक है, ये रीजन। इस रीजन में आप देखोगे कि सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी होगी। जितना बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर होगा, यहाँ पर जितनी जैव विविधता होगी या उधर जितनी जैव विविधता होगी, दोनों से कहीं अधिक जैव विविधता कहाँ पर होगा, उसके एज में होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर तरह की स्पीसीज मिल रहे होंगे। वहाँ का जो ओरिजिनल है वो अब दोनों इकोसिस्टम का, तो ये जो बीच का रीजन बन रहा है, यहाँ पर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच होगा, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैव विविधता से परिपूर्ण एक बृहद क्षेत्र, बोल सकते हैं जैव विविधता से परिपूर्ण एक बड़ा क्षेत्र होगा, ठीक है। ये क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन होगा। और इसी रीजन पे ये जो क्या बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस दिख रही है, उसी को बोलते हैं एज इफेक्ट, उसी क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट, ठीक है। तो लिख लो, इकोटोन क्या है, इकोटोन इज अ रीजन बिटवीन द टू इकोसिस्टम। इकोटोन दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का वह संक्रमित क्षेत्र है जिस क्षेत्र में दोनों ही पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले स्थानीय पादप एवं जंतु
प्राप्त होते हैं तथा इस क्षेत्र की एक विशेष भौगोलिक स्थिति होने के कारण इस क्षेत्र की अपनी भी एक विशेष स्थानीय प्रजाति होती है। ठीक है, तो उसका अपना खुद का भी लिखोगे। इकोटोन इज एन एरिया बिटवीन द टू इकोसिस्टम which has the species or which has the native species of both the adjacent ecosystem, along with that it also has its own unique species। क्लियर सभी को? किसी को डाउट कि दोनों क्षेत्र के तो होंगे और उसकी अपनी खुद की भी एक विशेष प्रजाति वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसका जो किनारा होगा वहां पर सबसे अधिक क्या होगी? जैव विविधता होगी, बायोडाइवर्सिटी, उसी को बोलते हैं एज इफेक्ट। उसको तो लिखवाना नहीं पड़ेगा, एज इफेक्ट। क्लियर है? ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये क्या मान लेते हैं? लैंड, जमीन। ठीक है, ये लैंड है। अब इस लैंड को एक समय के बाद एक समुद्र पे जाके मिलेगा ऐसा, तो ये मान लेते हैं हम क्या है? ओशियन है। इधर ओशन है, उसका ओशन का बॉटम है, और ये क्या है? लैंड सरफेस है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इस लैंड सरफेस से मान लेते हैं कि एक रिवर है। इस लैंड सरफेस से कोई एक रिवर है और वो रिवर फ्लो करके आकर ओशन पे मिल रही है। ठीक है, नदी आकर कहाँ मिल रही है? उस ओशन पे मिल रही है। तो जो देखो, आपका लैंड जो है ना वो सीधा वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कि यहाँ तक ज़मीन है और अचानक से समुद्र चालू हो गया, आए और भड़ से गिर गए, ऐसा तो नहीं होगा। धीरे धीरे जाएगा ना। तो लैंड क्या होता है? धीरे धीरे ओशन बॉटम पे जाता है। तो लैंड क्या हो रहा है? धीरे धीरे ओशन बॉटम पे जाएगा। तो एक टाइम, एक ऐसा कोई रीजन होगा जहाँ पर ये जो लैंड है, ये जो हमारा भूपर पट्टी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट है, इसको बोलते हैं भूपर पट्टी, जिसमें दो हिस्से होते हैं। एक होता है ओशियनिक क्रस्ट और एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो लैंड का पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो ओशन का पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। तो एक ऐसा कोई रीजन होगा जहाँ पर ये दोनों आपस में इस तरीके से मिल रहे होंगे। तो ये पूरा ओशियनिक क्रस्ट होगा और ये वाला जो होगा लैंड क्रस्ट होगा, और ये लैंड इस तरीके से समुद्र के नीचे है। इस रीजन पे ये जो है इसको बोलते हैं ट्रेंच, जैसे कि क्या है? मरियाना ट्रेंच, यहाँ पर ये दोनों मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये होगा, इसको बोलते हैं ट्रेंच, मान लेते हैं ना। अभी उतना तो हमको नहीं जाना, वो भूगोल हो जाएगा, वापस आते हैं। तो ठीक है ना, वो पूरा ज्योग्राफी हो जाएगा, ज्योग्राफी तक नहीं जाएंगे। तो ये लैंड पोर्शन है। अब लैंड पोर्शन क्या हो रहा है? ओशन बॉटम पे कुछ हद तक नीचे चला गया है। ठीक है, अब इस रीजन पे जहाँ तक सनलाइट आ रही होगी, सपोज करते हैं कि इस रीजन तक सनलाइट पेनिट्रेट कर पा रही है, इसको बोलते हैं फोटिक जोन। क्या बोलते हैं? फोटिक जोन। और इसके नीचे जहाँ पर सनलाइट नहीं आती उसको बोलते हैं डिस्फोटिक जोन। ठीक है, तो ओशियन बॉटम का जो डिस्फोटिक जोन होता है वो लगभग वहाँ पर किसी भी तरीके की लाइफ फॉर्म्स नहीं मिलती। ठीक है ना, सनलाइट ही नहीं पहुँच रहा है तो वहाँ पर कोई लाइफ नहीं होता। पर जो ये रीजन होगा, जहाँ पर नदी आकर उस ओशन पे मिल रही है, ये पूरा रीजन क्या बनेगा? एक प्रकार का ये बनेगा एक इकोटोन। ये रीजन कैसा बनेगा? एक इकोटोन। तो इकोटोन का एग्जांपल कैसा है? जहाँ पर रिवर आकर ओशन में मिलती है, जैसे कि डेल्टा और एस्चुरीज। दो प्रकार से होता है, या तो रिवर डेल्टा बनाकर मिलती है या तो रिवर सीधा मिल जाती है। तो इकोटोन के दो एग्जांपल हो सकते हैं। एक अगर हम इसको देखें लैंड और इसके इंटरेक्शन पे, जैसे कि क्या होगा? एस्चुरीज। एस्चुरीज को हिंदी में भी एस्चुरीज बोलते हैं ना। और दूसरा क्या है? डेल्टा। डेल्टा, ठीक है, तो एस्चुरीज या डेल्टा। अब इस एस्चुरीज या डेल्टा में आप जाओगे, देखो रिवर क्या है? ये फ्रेश वाटर है, ये क्या है? मरीन वाटर है, और ये होता है सलाइन वाटर, सॉल्ट वाटर। तो यहाँ पर वो स्पीसीज मिलेंगे जो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और सलाइन वाटर पे भी। तो यहाँ के ऊपर के रीजन जो होंगे वहाँ पर फ्रेश वाटर स्पीसीज मिलेंगे, फ्रेश वाटर स्पीसीज। इधर क्या मिल रहे होंगे? सलाइन वाटर स्पीसीज। और ये रीजन ऐसा होगा जहाँ पर एक यूनिक एडेप्टेशन होगा जो सिर्फ वहीं मिल रहा होगा और कहीं नहीं मिल रहा होगा। एग्जाम्पल मैंग्रोव। मैंग्रोव का जो वन है वो केवल कहाँ पर मिलता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर रिवर और ओशन मिलकर डेल्टा बनाते हैं।
क्योंकि वो सॉल्ट वाटर को मैंग्रोव का जो ट्री है वो क्या करता है, लेता है, उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करता है और उस पर वो बनता है। तो ये जो रीजन बीच का इकोटोन होगा, तो देखो यहाँ पर जो लैंड के इकोसिस्टम का कुछ स्पीसीज है, जैसे कि इधर सपोज करो रिवर पे क्या था, डॉल्फिन था। तो डॉल्फिन ऐसा नहीं कि नदी आगे चलो वापस, वो समुद्र तक भी जाएगा, ठीक है। टर्टल क्रॉस करेगा, टोर्टाइस टर्टल ये क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर की स्पीसीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर यहाँ पर इसकी कुछ यूनिक स्पीसीज होंगे, जैसे कि क्या ने क्या बताया, मैंग्रोव। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कोरल जानते हैं, मूंगा, उसको मूंगा बोलते हैं, तो मूंगा, तो कोरल, मैंग्रोव, ये सब क्या है, ये सारे के सारे इकोटोन रीजन के एक यूनिक स्पीसीज हैं जो वहीं मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब ये रीजन है, अब इस रीजन की एक स्पेशलिटी बताता हूँ, जो समुद्र और इसका पानी है, तो यहाँ पर का जो खारापन होगा वो 35 पार्ट पर मिलियन से कम होगा, उसमें 35% से नमक कम होगा। उस रीजन तक केवल क्या मिलेगा, कोरल, और उससे ज़्यादा नमक हो गया तो कोरल नहीं रहेगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इकोटोन कुछ ऐसे क्या हो रहा है, ये एक इकोसिस्टम हो गया, लैंड इकोसिस्टम, ये मरीन इकोसिस्टम, इन दोनों के बीच का रीजन जहाँ पर इसके भी स्पीसीज मिल रहे हैं, इसके भी मिल रहे हैं, और यहाँ के अपने यूनिक स्पीसीज मिल रहे हैं, जैसे कि क्या है, एस्चुरीज और डेल्टा। और ऐसे जो रीजन होते हैं ये दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव ग्राउंड्स होते हैं। प्रोडक्टिव ग्राउंड मतलब यहाँ पर सबसे अधिक जंतुओं की उपलब्धता होती है। तो फॉर एग्जाम्पल एक ये हो गया एस्चुरीज। एस्चुरीज जो है ये क्या है, रिचेस्ट प्रोडक्टिव रीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में सबसे अधिक जो उत्पादन होती है, उत्पादकता किस चीज़ की, बायोडाइवर्सिटी की। तो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन ऑफ द वर्ल्ड में से एक क्या होता है, एस्चुरीज, ठीक है। वैसे ही अगर क्या होगा, सपोज करो ओशन में क्या हो रहा है, समुद्र में एक तरफ से क्या चलता है, हॉट वाटर, ठीक है, या वार्म वाटर बोलते हैं, हॉट से अच्छा है उसका वर्ड यूज करो, गर्म पानी है ना, वार्म वाटर। ओशन में दो प्रकार के पानी होते हैं, एक तरफ से आएगा वार्म वाटर, और सपोज करो उससे आकर क्या मिल रहा है, कोल्ड वाटर। जहाँ पर ये दोनों मिल रहे होंगे, इधर हॉट वाटर में रहने वाले ओशन के स्पीसीज हो रहे होंगे, यहाँ कोल्ड वाटर पे, और जहाँ पर ये दोनों मिल रहे होंगे यहाँ पर सभी मिलेगा। और ऐसा जो रीजन है ओशन में जहाँ पर हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों मिलते हैं, वो दुनिया के क्या कहलाते हैं, फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे अधिक मछली उत्पादन वहीं पर होता है दुनिया में। एग्जाम्पल न्यू फाउंड आइलैंड, लैब्राडोर, ठीक है ना, ये अलग अलग जगह है। न्यू फाउंड आइलैंड जो है वहाँ पर सबसे अधिक मछली उत्पादन होता है, लैब्राडोर सबसे अधिक होता है। तो ऐसे जगह में जहाँ पर हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के जो करंट है वो मिलते हैं, उस रीजन को भी क्या होता है, अत्यधिक प्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, लैब्राडोर, न्यू फाउंड आइलैंड, अमेरिका के पास है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ खाली। तो ऐसे जो रीजन है यहाँ पर क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी की प्रोडक्टिविटी अधिक होती है। दिस रीजन हैज़ द हाई बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्शन। समझ आ गया सभी को, क्लियर है। तो एग्जांपल्स उसके क्या लिख लीजिए, एस्चुरीज लिख लो, डेल्टा लिख लो, ठीक है, ये लिख सकते हो। रीजन वेयर हॉट वाटर करंट मीट्स विद द कोल्ड वाटर करंट, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर गर्म पानी की धाराएं ठंडे पानी की धाराओं से मिलती हैं। समझ आ गया। तो ऐसा बहुत सारे रीजन है जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इकोटोन इफेक्ट मिलेगा। बन जाएगा सभी से। चलो, तो ये तो था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोटोन एंड एज इफेक्ट। हो जाएगा सभी से। चलो, और कुछ इकोलॉजी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इकोलॉजी का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके आगे जस्ट नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, लिखना है, लिख लो। अच्छा, इसको लिखना है, लिख लीजिए। लैब्राडोर लिखा है ना, लैब्राडोर करंट। सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। बस ये कि इसके बारे में पता होना चाहिए। पता ही नहीं होगा तो वहाँ पर क्या टिक करके आओगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन कैसे दे देगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का जो फंक्शनल यूनिट है, ठीक है ना, जो क्या है, कार्य कर रहा है, तो उसको किसको बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आता है,
उसमें लेकर क्या क्या आपको, कम्युनिटी, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। लिख लो कहीं पर नोट करके, इस लाइन को बहुत पूछा जाएगा, नोट करके लिख लीजिए। इकोसिस्टम इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का वह क्षेत्र जहां पर कार्य एक्चुअल में हो रहा है, फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, किसको बोलते हैं, इकोसिस्टम को। हाँ जी, हाँ 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 जी, नहीं ऐसा नहीं है, उसके पीछे ना थोड़ा ज्योग्राफी जाना पड़ेगा। डेली डार्विन्स हाइपोथेसिस एक है, उसको समझाता हूँ। क्या हुआ था, इंडियन प्लेट का ये वेस्ट है मान लो, ठीक है, वो इतना चौड़ा था पहले। फिर एक टाइम के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ट्रिपल जंक्शन आते थे, एक समझना। उसके कारण क्या हुआ, जब वो एक्टिव हुआ तो अर्थक्वेक आया, जिसके कारण ये वाला जो लैंड था ये नीचे की ओर धंस गया, ये डाउन वार्पिंग के तरह धंस गया, और धंसने के कारण क्या हुआ, उसके ऊपर पानी इन्फेस्ट कर गए। तो एक्चुअल वो लैंड ही है, जो है ना वो लैंड का ही हिस्सा है। तो उतना ज़्यादा दूर नहीं है, 200 नॉटिकल माइल के भी अंदर है वो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है लक्षद्वीप, केरला से अगर देखोगे तो डीप ओशन नहीं है। तो एक जो हमारा इंडियन प्लेट था, थोड़ा सा बताया था ज्योग्राफी, इतना बड़ा था हमारा इंडियन प्लेट, ऐसा पहले ऐसा हुआ करता था जब बना था। तो 3 हिस्से थे उसके, अरावली, सिंहभूम और धारवाड़। पर समय के साथ क्या हुआ, जब ये यहाँ पर से ट्रिपल जंक्शन था, इसको बोलते हैं ट्रिपल जंक्शन, यहीं से अर्थक्वेक, ये पूरा का पूरा अर्थक्वेक रीजन था, ये पूरा था और ये पूरा। तो ये एक बार क्या हुआ, एक्टिव हुआ, अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक आने के कारण क्या हुआ, ये जो रीजन है ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक होकर नीचे की ओर धंस गया, ये दशा। तो इसी से क्या बना, वेस्ट कोस्ट। तो अगर आप वेस्ट कोस्ट पे जाओगे, ऐसे डायरेक्टली लैंड तो नहीं ब्रेक होगा, लेकिन वेस्ट कोस्ट जो हमारा जो पश्चिमी तट है वो ज़्यादा गहरा है, किससे, पूर्वी से। ईस्टर्न कोस्ट कैसा बना है कि रिवर आई है और रिवर अपने जितने सेडिमेंट्स थे, गाद, तो उसको जमा करते गई, और उसके बाद ये कोस्ट बना। तो जब ईस्ट कोस्ट में आप जाओगे तो धीरे धीरे जमीन क्या हो रहा होगा, समुद्र पे जाएगा, और वेस्ट पे जाओगे तो एकाएक गिर जाओगे। इसलिए कोलकाता पोर्ट में या इधर ईस्टर्न कोस्ट में क्या दिक्कत होती है कि बड़े जहाज को नहीं ला पाते, क्योंकि नीचे क्या है, सेडिमेंट है बहुत। पर वहीं पर अगर वेस्ट में देखोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हुआ। तो वह एक्चुअल में क्या है ना, जो क्या बोलते हैं लक्षद्वीप का पार्ट है, वो कोरल से ही बना हुआ है। अभी पढ़ेंगे हम लोग, कोरल और मैंग्रोव दोनों पढ़ेंगे। कोरल जब पढ़ाऊंगा तो उसके सारे एटॉल्स, फ्रिंजिंग रीफ सब पढ़ाऊंगा, तो कोरल और मैंग्रोव दोनों कराऊंगा कॉन्सेप्ट, वहाँ पे देखेंगे। मेरे ख्याल से वो भी नहीं हुआ है ना, फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया, ये टॉपिक कब कौन कराया, एवरग्रीन, डेसिडियस, चैंपियन एंड सेट, पूरा करा दिए। अच्छा ठीक है। क्रीपर इज फाउंड इन विच फॉरेस्ट टाइप, क्रीपर कौन से वन क्षेत्र में मिलता है, क्रीपर। एपीफाइट्स कहाँ मिलते हैं, एपीफाइट्स, अमरबेल, हाँ सर खाली क्लासिफिकेशन बताएं, डिटेलिंग मैं कराऊंगा ना। अभी आपको पूछूंगा क्रीपर क्या होता है, बता नहीं पाओगे, एग्जाम में आएगा क्रीपर। सबसे अधिक ह्यूमस किस फॉरेस्ट में मिलता है और क्यों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे अधिक ह्यूमस, सबसे जल्दी क्या होगा वहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। यूपीएससी का पिछले साल का क्वेश्चन है ये, प्री का, अभी कराना है मुझे, सर ने कराया, ठीक है सर, आपको खाली क्लासिफिकेशन बता दिए, अभी डेप्थ नॉलेज मैं दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। अभी हम लोग यहाँ पर है ना इंडियन बायोजोग्राफिक जोन्स, वहाँ से फॉरेस्ट ले जाकर पहले समझाऊंगा, फिर बायोजोग्राफी पढ़ाऊंगा। क्लियर है, चलो अभी इसमें आते हैं। एच इफेक्ट क्लियर हुआ, ओके। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दूँ आप लोगों को जो बेसिक है, जहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ नीश। नीश, इसको नीशे भी बोलते हैं, कुछ लोग नीश बोलते हैं, कुछ नीचे बोलते हैं, जो भी बोलना है बोल लो, नीश, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी एक, किसके लिए, एनिमल के लिए। आप लोगों ने ये सुना होगा कभी, कितने लोग हैं आप में से जो कोई नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए हैं, कभी नहीं गए। तो वहाँ पर आप देखोगे कि एक रीजन को बोलते हैं कोर क्षेत्र, कोर रीजन। क्या होता है कोर रीजन, हम लोगों ने तो पढ़ लिया कि भाई ठीक है, जो एक बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसको 3 हिस्से में बांटते हैं, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन और कोर जोन। तो सेम कोर जोन जो है वो नेशनल पार्क में भी लिखा होता है, वही कोर जोन हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी देख लेते हैं। कोर जोन सब में रहता है,
बाकी 3 ब्रेकअप किस में है? केवल बायोस्फीयर रिजर्व में। तो कोर क्या है? व्हाट इज दिस कोर? सर मतलब उस क्षेत्र में ना जो एक्टिविटीज रहते हैं प्रतिबंधित रहते हैं, वहाँ सिर्फ वो तो हमने रेगुलेशन के लिए बना दी कि कोर रीजन में इंसान नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा? क्या है वहाँ पर ऐसा? ह्यूमन इंटरफेरेंस से इफेक्ट होगा। और चलो थोड़ा समझते हैं, वापस आते हैं ना। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये एक कोर रीजन बनाते हैं, और ये कोर रीजन किसका है? टाइगर का है। एक बाघ है और उसका ये क्या है? कोर रीजन है। ठीक है, बाघ यहाँ पर ही घूम रहा है, यहीं रह रहा है, ज़्यादा पसंद करता है यहाँ रहने को। ऐसा क्यों होगा? वाई दिस टाइगर वॉन्ट टू रिमेन इन दिस रीजन मैक्सिमम टाइम? क्यों रहना चाहेगा? पहला, कुछ रीजन देखते हैं ना हम लोग, आप लोग भी बताना, उसमें कंट्रीब्यूट करना, साथ में करेंगे। पहली बात, वहाँ पर उसको अच्छा क्या मिल रहा होगा? खाना। फूड की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, मतलब उसका प्रे बेस अच्छा होगा जिसका वो शिकार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? प्रे बेस इसका बहुत बढ़िया है। प्रे बेस मतलब इसको आराम से शिकार करने का, हंटिंग करने का बड़ा ऑप्शन है, खूब सारा ऑप्शन है इसको, बाद बहुत अच्छे प्रे बेस मिल रहे हैं। टाइगर का फेवरेट फूड क्या है? सांबर। सांबर है तो हिरण का एक प्रकार है सांबर, और टाइगर बिना इडली के खाता है। ठीक है, सीधा खाता है किसको? सांबर को। कोई इडली विडली इसको नहीं चाहिए, सीधा खा लेता है उसको। तो प्रे बेस बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रे बेस। ठीक है, और प्रे बेस में वो बहुत सारी चीज़ पसंद करता है। नंबर 2, वो यहाँ पर क्यों रह रहा होगा? क्योंकि उसको जिस तरह के क्लाइमेट में रहना है, एक सुटेबल उसके लिए क्या होगा? क्लाइमेट होगा। जैसा वो जलवायु में रहना पसंद करता है, मान लेते हैं 20 डिग्री में रहना पसंद करते हैं, तो उसको वहाँ पर वो टेम्परेचर उस पर्टिकुलर टाइम पे मिल रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? उसके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट सुटेबल क्लाइमेट जो टाइगर के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, तो टाइगर को जैसा क्या चाहिए क्लाइमेट, वैसा क्लाइमेट है यहाँ पर। क्लाइमेट, एप्रोप्रिएट क्लाइमेट। अभी हम लोग चीता को लाए, ठीक है, मर जा रहे हैं बेचारे। अब आप अफ्रीका से लाके चीता कहाँ लाए हो? इंडिया पे। वो चीता कैसे हैं? अफ्रीकन चीता हैं। अफ्रीकन चीता ग्रासलैंड इकोसिस्टम में रहते हैं। आपने अफ्रीकन चीता को लाकर ड्राई डेसिडियस में फेंक दिया है। ग्रासलैंड नहीं है प्रॉपर, कुनो प्रॉपर ग्रासलैंड है। एशियाटिक चीता वहाँ रह सकता था, उसकी एडेप्टेबिलिटी अलग थी, इसलिए क्या हुआ? इनिशियल डेज में आए हो, मर जा रहे हैं। अब वो चीता लगातार यहाँ पर रहेंगे और धीरे धीरे अडेप्ट करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग चीता घर से निकल कर आए, इधर गांधी चौक में 4 दिन नींद ही नहीं आया होगा, बेड में बस पड़े होंगे, ये कहाँ गए, धीरे धीरे सीख गए रहना। तो ऐसी एक जंतु के लिए भी, एक जानवर के लिए भी, कि उसकी वो बेस्ट एडेप्टेबिलिटी कंडीशन कहाँ पर है, तो जैसा उसको क्लाइमेट चाहिए वैसा वहाँ पर क्लाइमेट मिल रहा है। ठीक है, थर्ड थिंग, मेटिंग पार्टनर, क्योंकि एनिमल्स के लिए, एनिमल्स की जो लाइफ है, जो जानवर हैं, उसकी जीवन का 2 बड़ा आधार है। फर्स्ट इज फूड, सेकेंड इज मेटिंग, रिप्रोडक्शन। फूड एंड रिप्रोडक्शन, जीवन का आधार भोग और संभोग। सीधा बता रहा हूँ, यही है, जानवर यही कर रहा है। एनिमल्स का 2 है। बायोलॉजिकली एनिमल इज बिल्ड टू सर्च फॉर द फूड और अदर वे टू सर्च फॉर द मीट। तो उसको प्रॉपर यहाँ पर मेट पार्टनर्स मिलते हैं, ये उसके रिप्रोडक्शन के लिए सबसे बढ़िया जगह है, रिप्रोडक्शन के लिए एक अच्छा जगह है। समझ आ रहा है? तो टाइगर के लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट कंडीशन है, क्या वो खाएगा, कैसा उसको क्लाइमेट चाहिए, किस तरह का उसको पार्टनर चाहिए, वो हर चीज़ यहाँ पर नेचुरली उसको मिलता है। ठीक है, और ऐसे ही रीजन को कभी भी हम क्या डिक्लेयर करते हैं? कोर रीजन। इसलिए नहीं करते कि ह्यूमन वहाँ जाके उसको बिगाड़ देगा, और वो रीजन होता है कोर। तो आपकी सबसे अधिक प्रॉबिलिटी होगी कि आप जब कोर में एंटर करोगे तो आप उस टाइगर को देख लो। बाहर नहीं दिख रहे होंगे आपको बफर में। बफर में कभी कभी आएंगे घूमने, ऐसा नहीं आएंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो कहाँ स्पेंड करेंगे? अपने कोर पे। और जो कोर रीजन है, उसका कोर तो हम कॉन्सेप्ट कलेक्शन में बता रहा हूँ कि कोर कॉन्सेप्ट नीचे से बनता है। तो एक ऐसा रीजन किसी भी एनिमल के लिए, फौना के लिए या फ्लोरा के लिए, जहाँ पर, वैसे तो पहले एनिमल का देख लेते हैं ना, फ्लोरा को बाद में देख, फ्लोरा के लिए भी वही होगा ऐसे कंडीशन। तो कोई ऐसा रीजन, खासकर इसको एनिमल के कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पर किसी एनिमल को वो प्रे बेस मिल जाए जिसका वो शिकार करता है, मतलब फूड की अवेलेबिलिटी है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, सेम वैसा ही क्लाइमेट है जिस क्लाइमेट में वो सर्वाइव करता है बहुत अच्छे से, जहाँ पर उसको रिप्रोडक्शन के लिए मीटिंग पार्टनर्स आसानी से अवेलेबल हैं, उस रीजन को बोलते हैं निशे एरिया। फन थिंग, तो पहले चीज़ तो याद रखना। तो निशे इज एन यूनिक एरिया, लिख लो, निशे इज एन यूनिक एरिया फॉर एन स्पीसीज
निषेक किसी जंतु के लिए या प्रजाति के लिए, जंतु या प्रजाति के लिए एक विशेष क्षेत्र होता है जहाँ पे उस जंतु या प्रजाति से संबंधित अनुकूलित वातावरण, जलवायु, भोजन, एवं प्रजनन हेतु साथी की उपलब्धता होती है, उसे निश कहा जाता है। तो निशे इज एन एरिया विच इज स्पेसिफिक फॉर एन fauna or the animal, and it has the required prey base, the appropriate climatic condition and availability of mating partner for the reproduction। तो एक ऐसा रीजन जहां पर उस जानवर के लिए हर चीज़ है जो उसको चाहिए, ये उसका मॉल है, ठीक है, ये जानवर का पूरा मॉल है, उसको हर चीज़ है वहाँ पे। इसके बाद सेकंड थिंग क्या कर रहा है, ये चीज़ को एकदम अच्छे से याद रखना, किसी भी दो एनिमल का निशे जो है क्या सेम हो सकता है? नो टू एनिमल कैन हैव द सेम निशे, एवरी एनिमल हैज एज ओन यूनिक निशे। देखोगे नो टू एनिमल कैन हैव, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूँ ना, नो टू एनिमल कैन हैव द सेम निशे and each animal has their own unique niche area, unique niche area। देखोगे किसी भी दो जानवर के निषेध क्षेत्र एक सामान्य नहीं हो सकते, अर्थात प्रत्येक जानवर का एक विशेष निशे होता है। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? और इसी कॉन्सेप्ट को देखो कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट। मेरा ये कहना है कि भाई हम इन्वायरमेंट पढ़ तो रहे हैं, अब आप इसको सुन के चले जाते हैं कि नीचे ऐसा कोई एरिया होगा, क्यों पढ़ रहे हैं? इस कॉन्सेप्ट को देखो कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कोर जोन को डिक्लेयर करने में। तो जब जाते हैं अंदर फॉरेस्ट साइंस के लिए या जब उसको डिक्लेयर किया जाता है तो देखते हैं कि किस एरिया में, जैसे कूनों को देखने के पहले देखा गया कि वहाँ पर जैसा टाइगर का क्लाइमेट है वो कहाँ मिल पाएगा, जैसे टेरेन में वो घूमता है वैसा रॉक सिस्टम कहाँ पर है, जिस तरह का वो क्या करता है फूड खाते हैं, जो उसका फूड बेस है वो कहाँ पर मिलेगा, सबको देखने के बाद जो बेस्ट अप्रोप्रिएट जगह दिखा वहाँ ला के उसको छोड़ दिया गया। क्लियर हो रहा है? तो उससे डिक्लेयर किया जाता है किसको? निश को। ठीक है, निश बोलते हैं या इसको निशे बोलते हैं। चलो इसके बाद आते हैं द कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या आता है? एनिमल्स के रिगार्डिंग फिर बात करते हैं। ठीक है, प्लांट्स पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, एनिमल्स पे जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स के लिए एग्रीकल्चर में पूरा पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है हमें। तो थर्ड क्या होगा? अब थर्ड एस्पेक्ट इसमें देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। To watch our complete lecture, download our app Play Store Bilaspur Academy. Admission open for new batches. अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।